जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आपका अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल गणित कुंड में। आज की इस क्लास में हम भाज्य और अभाज्य संख्या पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन करेंगे, उनको सोल्व करेंगे। इससे पहले यदि आपने भाज्य और अभाज्य संख्या वाली मेरी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में और वहाँ से एक बार भाज्य और अभाज्य संख्या वाली वीडियो देखिए और एक बार समझ लीजिए कि भाज्य संख्या क्या है और अभाज्य संख्या क्या है ना। जब आप समझ लेंगे कि भाज्य की संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती है, तब आप इन प्रश्नों को सोल्व आसानी से कर पाएंगे, है ना। नहीं तो मैं क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा और आपको समझ पता ही नहीं रहेगा कि भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, तो आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो आपको भी पता है, मैंने भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में पढ़ा रखा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। क्या है? 2 है ना। क्योंकि जो भाज्य संख्या होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? भाज्य संख्या हमारी 4 से स्टार्ट होती है। आपको मैं बता रखा हूँ, जो हमारी भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या जिसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं, वो कहाँ से स्टार्ट होती है? 4 से स्टार्ट होती है। 4, 6, फिर इसके बाद 8, 9, 10, 12 ऐसे करके ये जाती रहती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है हमारी? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। लेकिन यहीं पर अगर हम अभाज्य संख्या की बात करें, अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, फिर इसके बाद 3। ये जो 2 और 3 है, ये 2 ऐसी भाज्य संख्या हैं जो लगातार आती हैं, है ना, जिनके बीच में केवल एक का अंतर। इसके बाद जितनी भी अभाज्य संख्या आएंगी उनमें उन किसी भी अभाज्य संख्या में एक का अंतर नहीं रहेगा। केवल यही 2 अभाज्य संख्या होती हैं, 2 और 3, जिनमें एक का अंतर होता है। फिर इसके बाद 5, 7, 11, 13 ऐसे करके। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गई? सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गई हमारी 2। फिर अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो अभी मैंने बताया आपको सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है। फिर प्रश्न नंबर 3, ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। यहाँ पे जो एक संख्या आएगी डैश करके, डैश ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, मतलब इस खाली स्थान की जगह पे कौन सी ऐसी संख्या आएगी जो ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो आपको मैं बता रखा हूँ, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, इन दोनों में भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में कौन सी संख्या नहीं आ रही है। तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे ना तो इसमें एक है और ना ही इसमें एक है ना। यानी एक ना तो हमारी भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या है। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों सर? तो इसको मैंने अपने भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या वाली वीडियो में डिटेल से समझाया हुआ है, वहाँ पे आप जाके समझिएगा। तो हमारी भाज्य संख्या, तो आंसर क्या होगा? एक, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी एक सम अभाज्य संख्या है? तो ध्यान से समझिएगा, सम अभाज्य संख्या की बात हो रही है ना, इवन प्राइम नंबर की बात हो रही है। तो आप नोटिस करेंगे तो जितनी भी अभाज्य संख्या है, इसके आगे और मैं अगर लिखूं तो 17, 19, 23, 29, जितनी भी मैं संख्या अगर लिखूं तो इन सब में सारी अभाज्य संख्या क्या है? ओड नंबर है। सारी अभाज्य संख्या क्या है? विषम संख्या है। लेकिन केवल एक, जो फर्स्ट में जहाँ से स्टार्टिंग हो रही है अभाज्य संख्या की, केवल 2, है ना, यही बस हमारी क्या है? सम संख्या है। यही बस हमारी क्या है? सम है। बाकी सभी की सभी क्या है? विषम है। तो हमारा 2 क्या बन जाता है? 2 हमारा बन जाता है सम अभाज्य संख्या। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, एक अभाज्य संख्या में, अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे एक अभाज्य संख्या में क्या है? 2 से अधिक भाजक है, स्वयं और एक से विभाजित है, इसका कोई भाजक नहीं है, एक सकारात्मक पूर्णांक नहीं है। समझिएगा, तो 2 से अधिक भाजक, भाजक मतलब क्या होता है? भाजक मतलब होता है फैक्टर, है ना, कि क्या अभाज्य संख्या में 2 से अधिक भाजक होते हैं? तो मैं अब बता रखा हूँ कि कोई भी अभाज्य संख्या है उसमें 2 से अधिक भाजक नहीं होते हैं। कोई भी अभाज्य संख्या 2 से अधिक संख्या से नहीं कटती। जैसे आप किसी 7 को ले लीजिए,
7 किससे कटेगा? 1 से कटेगा। और 7 किससे कटेगा? खुद से। 7 से कटेगा। क्या 1 और खुद के अलावा यानी स्वयं के अलावा ये किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। तो इसके 2 से अधिक भाजक कहाँ से हुए? तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा गलत हो जाएगा। बी देखिए, स्वयं और 1 से विभाजित, तो हाँ स्वयं और 1 से विभाजित हो रही है, लेकिन आगे देखते हैं, इसका कोई भाजक नहीं है। ये भी पूर्णतः गलत है, क्योंकि इसके कोई भाजक कैसे नहीं, इसके 2 भाजक तो है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा हमारा। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत है, ये सही है। एक सकारात्मक पूर्णांक है। सकारात्मक पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर है ना, धनात्मक पूर्णांक जिसको हम कहते हैं। बात समझ आ रही है? अच्छा सॉरी, ऑप्शन सकारात्मक पूर्णांक नहीं है, तो सकारात्मक पूर्णांक नहीं है मतलब पॉजिटिव नंबर नहीं है, जबकि ये गलत है। कोई भी भाज्य संख्या, कोई भी अभाज्य संख्या है वो क्या होती है? एक धनात्मक पूर्णांक होती है, पॉजिटिव नंबर होती है। क्या ये निगेटिव नंबर है? नहीं है, है ना। तो ये ऑप्शन डी भी हमारा क्या है? गलत है। तो आंसर क्या होगा? स्वयं और 1 से विभाजित। ठीक है, हम समझते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्न में से कौन सी एक विषम अभाज्य संख्या है? निम्न में से कौन सी एक विषम भाज्य संख्या है? सॉरी, तो यहाँ पे देखिए 13। 13 क्या है? ये तो अभाज्य संख्या है, जबकि प्रश्न में भाज्य संख्या की बात किया है, तो ये तो होगा नहीं। 17 भी क्या है? 17 हमारी 17 हमारी क्या है? विषम तो है, लेकिन ये अभाज्य संख्या है। 12 देखिए, 12 क्या है? 12 तो हमारी भाज्य संख्या हो गई, है ना, लेकिन ये विषम नहीं है। ये क्या है? सम है, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या? ऑप्शन डी। और ये देखिए भाज्य संख्या भी है, विषम भी है। फिर समझते हैं अगला प्रश्न। 50 से कम अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। 50 से कम कितनी अभाज्य संख्याएं हैं टोटल, उनकी नंबर बताना है ना। तो ये अगर मैं आपको अपनी भाज्य और अभाज्य संख्या वाली क्लास की वीडियो में 1 से 100 तक की सारी अभाज्य संख्या लिखवा दिया था, है ना, आपको याद ही होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये तो हो गई सारी अभाज्य संख्या 29 तक। 29 के बाद क्या आता है? 31। फिर क्या आता है? 37। फिर 41, 43। फिर क्या आता है? 47। अब 47 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या आ जाएगी हमारी? 53। लेकिन 53 हमारी क्या होगी? 53 हमारी 50 से ज़्यादा हो गई, जबकि 50 तक ही पूछा है। तो 50 तक टोटल कितनी अभाज्य संख्या हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टोटल कितनी हो गई? 15 अभाज्य संख्या हो गई। कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेके 50 तक। तो ऑप्शन नंबर बी। लेकिन आप खुद सोचिए, क्या ऐसा करना है? ये तो छोटे मोटे फैक्ट हैं, है ना, कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, 1 से लेकर 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, 100 से 1000 के बीच कितनी होती हैं। ये तो फैक्ट है, ये तो हम याद भी रख सकते हैं। ठीक है, क्या सारी की सारी अभाज्य संख्या लिखकर हम इसे काउंट करेंगे? नहीं करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसी तरीके के मैं आपको लिखवा देता हूँ और याद रखिएगा उसको, है ना। तो अगर हम बात करें एक और, ध्यान रखिएगा पहली चीज, 1 और 50 के बीच की अभाज्य संख्या की, 1 और 50 के बीच टोटल कितनी अभाज्य संख्या है? तो 1 और 50 के बीच टोटल कितनी अभाज्य संख्या है? 15 अभाज्य संख्या है। ठीक है, और अगर अब मैं बात करूं 1 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या हो गई? 1 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? तो 1 और 100 के बीच टोटल होती हैं 25 अभाज्य संख्या। आप लिख के काउंट कर लीजिएगा। तो आप खुद बताइए, जब 1 और 50 के बीच 15 है, 1 और 100 के बीच 25 है, तो 50 और 100 के बीच कितनी हो जाएंगी? 50 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या हो जाएगी? 25 में 50 माइनस कर दीजिए, 10 अभाज्य संख्या हो जाएंगी, है ना। फिर अगर हम बात करें कि 100 और 200 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो 100 और 200 के बीच याद रखिएगा 21 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ध्यान रखिएगा, 100 और 200 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? 21 अभाज्य संख्या होती हैं। ठीक है, और अगर यहीं पर मैं अगर बात करूं कि 100 और 500 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? तो 100 और 500 के बीच 95 अभाज्य संख्या होती हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब अगर मैं बात करूं यहीं पे कि सर 100 और 1000 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है? 100 और 1000 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो ध्यान रखिएगा, 100 और 1000 के बीच 143 अभाज्य संख्या होती है। कितनी होती है? 143 अभाज्य संख्या होती है। इसके बीच 100 और 1000 के बीच। तो अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि बताइए 1 और 1000 के बीच, 1 से लेके 1000 तक, है ना,
टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं रहेंगी? तो सिंपल चीज़ है, 1 से लेके 100 तक कितनी थी? 25 थी। और 100 से लेके 1000 तक कितनी है? 143 है। तो अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 143 प्लस 25 यानी 168। टोटल कितने अब प्राइम नंबर्स हो जाते हैं 1 और 1000 के बीच? 168 प्राइम नंबर हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये छोटे छोटे फैक्ट हैं, इनको याद रखिएगा। फिर हम समझते हैं अगला क्वेश्चन। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको भी पता है, 11 क्या है? 11 2 अंकों की सबसे छोटी, 11 से पहले जितनी अभाज्य संख्या आएगी वो क्या है? सिंगल डिजिट की है ना? 1 डिजिट की है। देखिए ना, 11 से पहले जितनी भी थी वो क्या थी? एक अंक की है। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 11 हो जाती है। फिर 3 अंकों की कुल कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? 3 अंकों की, ये बताइए, आप खुद सोचिए। 3 अंक मतलब कहाँ से कहाँ तक? अगर 3 अंकों की संख्या की अगर मैं बात करूँ तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है हमारी 100, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 999। 100 से लेके 999 यानी सीधा सीधा कितना? 100 से लेके 1000, है ना? 999 से कितना? एक ही ना ज़्यादा है, यानी 1000 की अगर हम बात करें तो 100 से लेके 1000 के बीच की कुल कितनी अभाज्य संख्या हो रही है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो आपको मैं बता रखा हूँ कि 100 और 1000 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? 143 अभाज्य संख्या है। बात समझ में आ रही है? अब समझिए, एक और 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या है? बता चुके हैं, बच्चों वाला हलवा टाइप का क्वेश्चन है। 1 और 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? 25 अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो यदि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में शेयर कर दीजिए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब हम समझते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न हमारे क्या है? अगला प्रश्न है हमारा, किसी भी संख्या को अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन है। किसी भी संख्या को अभाज्य संख्याओं के रूप में, खाली स्थान के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी कोई भी संख्या ले लीजिए आप, चाहे भाज्य हो, अभाज्य हो, सम हो, विषम हो, कुछ भी, कोई भी नंबर ले लीजिए जो आपके मन में आए, उसको आप अभाज्य संख्याओं के किस रूप में लिख सकते हैं? क्या आप अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं? क्या योगफल के रूप में लिख सकते हैं? क्या अंतर के रूप में लिख सकते हैं? क्या भागफल के रूप में लिख सकते हैं? बात समझ में आ रहे हैं? जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने ले लिया 20। अब 20 कोई भी एक संख्या, अब इसको मुझे अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखना है, अभाज्य संख्याओं के रूप में। समझ रहे हैं बात को? तो ये बताइए आप, अभाज्य संख्या को ये 20 को जब हम लिखेंगे तो 20 को कैसे लिखेंगे? 2 इंटू टू कितना हो गया? 4 हो गया। 4 इंटू 5 कितना हो गया? 20 हो गया। 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या है? ये जब भी आप अभाज्य संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडन पढ़ते होंगे, मतलब कोई भी किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंडन पढ़ते होंगे जब एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं, तो उस तरीके से ये जो आपको पैटर्न मिलता है, तो ये पैटर्न क्या है? यहाँ पे जितनी भी संख्या है, ये सारी की संख्या, सारी संख्या क्या है? अभाज्य संख्या है। और इनको हमने इनको हमने किस रूप में लिखा है? गुणनफल के रूप में लिखा है ना? यानी हम किसी भी संख्या को क्या किस रूप में लिख सकते हैं? अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, ना कि योगफल के रूप में लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्याएं होती हैं। 2 के अलावा सभी अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? सम होती हैं, विषम होती हैं, ऋणात्मक होती हैं, भाज्य होती हैं। बताइए अब। भाज्य तो कभी होगी नहीं, क्योंकि हम अभाज्य संख्याओं की बात कर रहे हैं, तो 2 के अलावा सभी अभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्या होंगी, है ना? ये तो होगा नहीं ऑप्शन, भाज्य तो होगा नहीं। दूसरा भी नहीं होगा क्योंकि सी भी नहीं होगा, क्योंकि ऋणात्मक कैसे हो जाएंगी, है ना? 2 के अलावा सभी अभाज्य संख्या क्या होती हैं? धनात्मक होती हैं। ठीक है। फिर 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्या क्या होती हैं भाई? क्या सम होती है? याद रखिए, अभी मैं बता के आया हूँ पीछे। 2 के अलावा जितनी भी अभाज्य संख्या, यहाँ पे अभी देखिए, मैं आपको अभी यहाँ पे बताया था कि 2 के अलावा सभी अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? विषम होती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। फिर प्रश्न क्या है अगला? भाज्य संख्या होती है, भाज्य संख्या होती है। अब भाज्य संख्या क्या होती है? सम संख्या, ऋणात्मक संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या, या ए और सी। ए और सी मतलब सम और विषम।
या फिर ACOD। ACOD का मतलब समझ रहे हैं? सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या। बताइए, सारी की सारी भाज्य संख्या क्या होती हैं? क्या केवल सम संख्या होती है? क्या केवल ऋणात्मक होती है? क्या केवल विषम होती है? क्या केवल पूर्णांक होती है? या फिर सम और विषम ए और सी दोनों होती है? या फिर सम विषम पूर्णांक ए और सी डी तीनों होती हैं? तो तीनों होती हैं। बात समझ आ रही है आपको? जितनी भी भाज्य संख्या होती हैं वो उसमें से कुछ सम होती हैं, उसमें से कुछ विषम होती हैं, और चाहे कोई भी संख्या आप ले लो, वो पूर्णांक तो रहती ही रहती है ना? ये आपको बहुत डीपली और बड़े ढंग से पूर्णांक वाले टॉपिक में ये सब सारी चीज़ें समझा दिया है। पूर्णांक संख्या आप मेरे चैनल पे जाइए, पूर्णांक संख्या वाली वीडियो देखिए, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर एफ, है ना, क्योंकि वो सब होती है। फिर अब हम समझते हैं, ऋणात्मक नहीं हो सकती ना, क्योंकि भाज्य संख्या है, ऋणात्मक कहाँ से होगी? उसके आगे माइनस लगा रहता है, तो किसी भी भाज्य संख्या के आगे माइनस लगा रहता है? नहीं रहता। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। निम्न में से कौन सा युग्म अभाज्यों का युग्म नहीं है? ध्यान रखिए, इसमें से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन को पढ़ना, केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ना अपने आप में एक असली खेल है ना। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते तो आधा तो आप ऐसे सोल्व कर लेते। निम्न में से कौन सा युग्म अभाज्यों का युग्म नहीं है? अभाज्यों का युग्म नहीं है का मतलब क्या हो रहा है? उसमें दोनों, ये जो दोनों संख्याएं हैं वो दोनों की दोनों अभाज्य नहीं होंगी, या तो दोनों भाज्य होंगी या फिर उनमें से कोई एक भाज्य होगी। जैसे कि 11 और 13 ये दोनों अभाज्य संख्या हैं, तो ये तो अभाज्यों का युग्म हो गया, ठीक है, ये भी नहीं बनेगा। 71 और 73 ये भी दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ से देखिए, 131 और 133। अब यहाँ थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा कि ये किससे कट जाएगा, किससे नहीं कटेगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे चेक भी करना पड़ेगा कि ये कटता है कि नहीं कटता है। फिर इसके बाद यहाँ पे 193 और 191 और 193, इसको हमें समझना है कि ये भाज्य संख्या है या नहीं है। तो देखिए, ये दोनों तो कट गए। अब इसको चेक करते हैं 131 और 133, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, जो 131 और 133 है ना, 131, तो 131 किससे कट जाएगा? ये 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं। अगर इसको हम 6 से काटना चाहे तो 6 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 2 और 3 से नहीं कटा है ना। 7 से अगर इसको हम काटे तो 7 से क्या ये कटता है? 7 से इसको काटे, 7 एकम 7 बचा कितना? 6, 6 और 1 61, 7 से 61 नहीं कटता, यानी ये 7 से 131 तो नहीं कटेगा। 133 की अगर हम बात करें तो 7 एक कम 7 बचा कितना? 6, 6 और 3 63, और 7 नामा कितना होता है? 63 होता है। बात समझ में आ रही है? यानी कि यहाँ पे 133 7 से कट जा रही है, और जब 7 से कट जा रही है तो 133 हमारी क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। और 131 तो अभाज्य संख्या है, लेकिन 133 क्या है? हमारी भाज्य संख्या है, ठीक है। तो यही मैंने आपको बताया था ना, या तो दोनों भाज्य होंगी या दोनों में से कोई एक भाज्य होगी। तो जब दोनों में से ये भाज्य हो गई तो फिर ये अभाज्यों का युग्म यानी अभाज्यों का जोड़ा कहाँ से बना? नहीं बना। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? सी। और ये दोनों तो क्या है? अभाज्य संख्या है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सह अभाज्य हैं? अब समझिए, यहाँ पे सह अभाज्य की बात कर रहा है। तो सह अभाज्य क्या होता है मैं आपको समझा चुका हूँ। जिन दो संख्याओं में केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, वही हमारी क्या होती है? सह अभाज्य संख्या। आप कहोगे सर ये क्या, आप तो शब्दों में लपेट देखो, समझ में नहीं आया। तो सिंपल सी चीज़ है, समझिए बात को। जैसे यहाँ पे एक संख्या ले लीजिए 6, 6 किससे कट जाएगी भैया? 6 तुम्हारी 1 से भी कट जाएगी, 6 तुम्हारी 2 से भी कट जाएगी, 6 तुम्हारी 3 से भी कट जाएगी, 6 तुम्हारी फिर किससे कटेगी? 6 से कट जाएगी। बस समझ में आ रही है? लेकिन यहीं पर अगर मैं बात करूँ 9 की, मान लीजिए 9 ले लीजिए, तो 9 किससे कट जाएगा? 1 से तो कट ही जाएगा। 2 से कटेगा क्या? 9, 2 से नहीं कटेगा। 3 से कट जाएगा, फिर किससे कटेगा? डायरेक्ट 9 से कटेगा। बस में आ रही है? तो अब ध्यान से देखेंगे तो 6 और 9, यानी इन दो, अगर मैं 6 और 9 की बात करूं, इन दोनों में
6 1 2 3 से कटेगा, 9 भी 1 3 9 से कटेगा। यानी कि एक से तो ये दोनों एक से तो कटेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ ये दोनों 3 से भी कटेंगे। बात समझ आ रही है? यानी कि इन दोनों के कितने उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गए? उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब कॉमन फैक्टर जो दोनों में हो। तो इस 6 और 9 में दो दो कॉमन फैक्टर हो गए, एक 1 और एक 3। तब ये क्या है? तब ये सह अभाज्य संख्या नहीं है। अब मैं अगली संख्या लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। जैसे अगर यहाँ पे मैं एक संख्या ले लेता हूँ 16, ठीक है, बात समझ में आ रही है? और 16 के बाद मैं एक संख्या ले लेता हूँ यहाँ पे 35, ठीक। तो अगर 16 और 35 इन दोनों की बात करूँ तो 16 किससे कट जाएगा सर? 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16, 5 से नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 6 के पार में 16 थोड़ी आता है। फिर 4 से नहीं कटेगा, 8 से कट जाएगा, 8 से कटने के बाद फिर ये किससे कटेगा? सीधे 16 से कटेगा, ठीक है। ऐसे अगर मैं 35 की बात करूँ कि सर 35 किससे कट जाएगा, तो आप कहोगे सर 35 1 से कट जाएगा, 35 5 से कट जाएगा, 35 7 से कट जाएगा, 35 खुद से 5 से कट जाएगा। तो आप बताइए इन दोनों संख्याओं में 16 और 35 में एक से तो दोनों कट रहे हैं, लेकिन एक के अलावा क्या ऐसा कोई फैक्टर है? ये सब फैक्टर हैं, ध्यान रखिएगा, मैं बता चुका हूँ आपको ये सारी चीज़। ये सब क्या है? फैक्टर। क्या एक के अलावा क्या ऐसा कोई फैक्टर है जो दोनों में हो? नहीं है। मतलब ये दोनों आपस में कभी नहीं कटेंगी। जैसे अगर मैं 16/35 करूँ, इनको सोल्व करने मतलब सिंप्लीफाई करूँ, इनको और शॉर्ट करूँ, सरलतम रूप में और लिखूँ, तो क्या ये आपस में कटेंगी? कटेंगी ही नहीं आपस में। किससे काटोगे आप इन दोनों को? नहीं कटेंगी। तब इन दोनों संख्याओं को हम क्या कहेंगे? सहआभाज्य संख्या। तो वही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि को प्राइम नंबर यानी सहआभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो आपस में नहीं कटती हैं, यानी जिनमें एक के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होता है। आई होप आपको इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब हम समझते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो हमारा कौन सा जोड़ा सहअभाज्य संख्या है भैया? 348 296। भाई दोनों 2 से कट रहे हैं, मतलब ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। बात समझ में आ रही है आपको? फिर अगर मैं बात करूं 114 और 213 की, तो ध्यान से देखिएगा, तो दोनों 4 2 6, 3 2 5 1 6, यानी दोनों 3 से कट रहे हैं, तो ये भी सहअभाज्य नहीं है, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं यहाँ पे 59 और 97, तो इसको चेक करेंगे अभी। फिर यहाँ पे मैं बात करूँ इधर 3025 और 4920, तो सिंपल सी चीज़ है, ये दोनों भी कट जाएंगे, 5 से कट जाएंगे दोनों, ठीक है। तो ये भी सहअभाज्य नहीं है, ठीक। यही दोनों आपस में नहीं कटेंगे। क्यों नहीं कटेंगे? क्योंकि ये सहअभाज्य सॉरी ये दोनों तो अभाज्य संख्या हो गई, तो आपस में ये तो कभी कटेंगे ही नहीं, है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया है? सीधा सीधा अभाज्य संख्या ही दे दिया है दो ठो, तो यही आंसर हो जाएगा। लेकिन अभाज्य संख्या ना देता तो हम उसको चेक करते, काट के उसकी गुणनखंड निकाल के चेक करते कि आपस में कटते हैं कि नहीं कटते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे अगर यहीं पे 1635 दिया रहता तो 1635 हमारा आंसर होता, क्योंकि 1635 भी आपस में नहीं कट रहा है। जरूरी नहीं है कि अभाज्य में अभाज्य संख्या ही होती है। जैसे यहाँ पे दोनों अभाज्य दिया है, लेकिन जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए 1635 क्या अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या ये दोनों, तब भी ये क्या है? सह अभाज्य। आगे समझते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? अब इसमें से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया। अब यहाँ से असली खेल है ना। इस वीडियो को मेरा बनाने का मेन पर्पज यही था, मैं आपको इस प्रश्न को हल करना सिखाऊं। क्यों? रीजन समझिए। जैसे आप मैंने आपको 1 से लेकर 100 तक की सारी अभाज्य संख्या याद करवा दी, ठीक है। लेकिन अगर प्रश्न में इससे ज़्यादा अगर आ गया, तो अगर 100 से ऊपर की कोई संख्या पूछ लिया, बोल दिया बताओ 163 भाज्य संख्या है या नहीं है, सॉरी अभाज्य संख्या है या नहीं है। बोल दिया 261 ये अभाज्य संख्या है या नहीं है। पूछ लिया 243 अभाज्य संख्या है कि नहीं है, 561 अभाज्य संख्या है या नहीं है ना। तब आप कैसे बताओगे? अब इतनी सारी अभाज्य संख्या कौन याद रखता है? कोई नहीं रखता। तो अभाज्य संख्या पता करने का कि ये है या नहीं है, एक सिंपल सा तरीका होता है। बात समझ में आ रही है? तो इसके दो तरीके, है ना, लेकिन एक तरीका सबसे परफेक्ट है, और आप उसको किसी भी केस में लगा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट तरीका थोड़ा सा दिक्कत करता है। पहली चीज़ समझिएगा, आपको मैं पहली चीज़ बता रहा हूँ। मेथड नंबर 1। मेथड 1, पहला मेथड क्या है कि देखिए, कोई भी अभाज्य संख्या होती है ना, कोई भी अभाज्य संख्या, कोई भी जो अभाज्य संख्या है,
वो किस रूप में रहती है। तो ध्यान रखिए, जो कोई भी अभाज्य संख्या होती है वो दो रूपों में रहती है। पहला 6n+1, दूसरा 6n-1। इसका मतलब समझ में आ रही है, यानी कि वह 6 के गुणज से एक ज़्यादा होती है या फिर 6 के गुणज से एक कम होती है। जैसे आप ले लीजिए 25, 25 को ले लीजिए। 25 क्या है, अगर मैं 6 को 4 से गुणा कर दूँ और एक जोड़ दूँ तो कितना आएगा, 25 ही ना आएगा, है ना। यानी 6 × 4 + 1, 4 मतलब यहाँ पे क्या है, n की वैल्यू है। ये 4 किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू है। उसी तरह आप ले लीजिए, मान लीजिए 31 ले लीजिए, 31 भी अभाज्य संख्या है। तो ये क्या हो गया, 6 × 5 + 1। बात समझ में आ रही है आपको। इसी प्रकार आप क्या ले लीजिए, और भी संख्या ले लीजिए। जैसे आप 41 ले लीजिए। तो 41 क्या है, 6 × 7 - 1। अब देखिए, ये +1 वाला केस था और ये -1 वाला केस था। तो 41 को आप कैसे लिख सकते हैं, 6 × 7, 6 × 7 = 42, -1 41। यानी कि हम अभाज्य संख्या को 6n+1 या 6n-1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप पहला तरीका तो ये है कि आप इनमें से किसी को भी पता कर लीजिए कि कौन सी संख्या 6n+1 या 6n-1 के फॉर्म में है। अगर इनमें से केवल एक ही इस रूप में है, बाकी नहीं है, पास में आ रही है, तो सिंपल चीज़ें हम पता कर सकते हैं सर। अभाज्य संख्या होगी तो वो इसके फॉर्म में होगी, तो जो भी इसके फॉर्म में होगी वही हमारी क्या है, अभाज्य संख्या। पहले इस तरीके से पता करते हैं। जैसे इसको पता कीजिए 243 को, इसको 6 से भाग दीजिए, 6 चौको 24, पूरा पूरा कट गया, कितना पूरा पूरा कट गया। अब क्या होगा, 0। फिर 3 में 6 का भाग नहीं जाएगा, बात समझ में आ रही है। तो ये जब 3 में भाग नहीं जाएगा तो आप हम क्या करते हैं, ये हमारा 3 शेषफल आ गया। जबकि इस केस में शेषफल कितना आता है, शेषफल इसमें से एक ही आएगा। बात समझ में आ रही है, शेषफल कितना आएगा, एक ही आएगा। तो यहाँ पे शेषफल जब 3 बच गया तो मतलब ये हमारी इस फॉर्म में नहीं है, यानी ये हमारी अभाज्य संख्या तो कभी हो नहीं सकती। ठीक है, अब हम समझते हैं 561 को। भाई आप देखिए ना, 6 के गुणज से एक ज़्यादा मतलब शेषफल क्या बचेगा, एक ही बचेगा, या फिर शेषफल सीधे 5 बचेगा। समझ रहे बात को, एक माइनस करने का मतलब शेषफल या तो 5 बचेगा, या तो शेषफल यहाँ पे जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है वो कितना बचेगा, या तो 1 बचेगा या फिर सीधे 5 बचेगा। समझ रहे बात। अब 561 को देखिए, 561 में 6 से डिवाइड कीजिए तो 6 × 9 = 54, 6 × 9 = 54, बचा कितना, 2। कितना बचा, 2 बचा। ठीक, अब 6 × 3 = 18, मतलब 6 × 3 कितना होता है, 18, 18 3 21, यहाँ भी 3 बच गया। जब यहाँ भी 3 बच गया तो ये भी हमारी क्या है, भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि शेषफल कितना बचेगा, तो 1 बचेगा, या फिर 1 माइनस कर दो तो 5 बचेगा। ठीक है, फिर इसके बाद ये, यानी ये भी हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, ये भी हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये इस रूप में नहीं है, तो ये भाज्य संख्या हो रही है। ठीक है, अब हम समझते हैं 193। इसको 6 × 3 कितना हो गया, 18 हो गया, बचा कितना, 1। 6 दूनी कितना हो गया, 12, बचा कितना, 1। यानी इस बार शेषफल हमारा कितना आया, 1 आया। ठीक है, पर सब्र कीजिए, मैं भी एक चीज़ और बताऊंगा। ठीक, पहले इस वाली संख्या को आप एक बार ट्राई कर लीजिए, यानी ये हमारा उत्तर हो सकती है, आप समझिए। अब यहाँ पे मैंने लिखा 391। ठीक, अब इसको देखिए, तो 6 कितना हो गया, 36, बचा कितना, 1। ठीक, अब 6 × 5 = 30, बचा कितना, 1। आप 391 को काट के देख लीजिए। अब यहाँ पे बताइए, यहाँ पर भी कितना बच रहा है, यहाँ पर भी कितना बच रहा है, पर भाई दोनों दोनों इसी रूप में है, दोनों इसी रूप में है, तो दोनों हमारी भाज्य संख्या होगी नहीं, क्योंकि एक ही ऑप्शन, हमें ऑप्शन में एक ही चूज करना है। यानी कि इन दोनों में से कोई ना कोई हमारी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, बाकी एक क्या है, भाज्य संख्या है। समझ रहे बात को। तो मैं बता देता हूँ आपको एक चीज़ और, कि जितनी भी अ, अभाज्य संख्या होती है वो सारी इसी रूप में होती हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जितनी भी संख्या इस रूप में है वो सब की सब अभाज्य संख्या हो, है ना। एग्जाम्पल के लिए अब उसको समझिए। जैसे मैंने लिया 49, 49 का मतलब क्या हो गया,
49 का मतलब हो गया 6×8 = 48 यानी 48, 6×8 = 48 + 1 अगर मैं कर देता हूँ तो कितना आ जाता है 49। तो अब मुझे बताइए 49 भी इस पैटर्न फॉर्म में है। जब 49 इस फॉर्म में है तो क्या ये 49 अभाज्य संख्या है? नहीं, ये तो 7 से कट जाता है, यानी ये तो भाज्य संख्या हो गई। यानी आपने क्या समझा? आपने समझा कि इस रूप की कोई भी संख्या हो वो भाज्य भी हो सकती है, अभाज्य भी हो सकती है। बात समझ में आ रही है? तो अगर हमारे चारों ऑप्शन में ये अगर इस फॉर्म में ना होती तो हम सीधे कहते सर यही भाज्य संख्या, लेकिन ये इस फॉर्म में है, तब हम यहाँ पता नहीं लगा पाएंगे ऐसे। तो ये वाला मेथड यहाँ पे क्या होता है, फेल हो जाता है। तब आप क्या करेंगे फिर, यहाँ पे मान लीजिए 193 की जगह में मैं कितना कर देता, 194 कर देता। बात समझ में आ रही है? तब यहाँ पे कितना बचता, तब यहाँ पे रिमाइंडर में कितना बचता, यहाँ पर में 4 बचता। बात समझिए, सॉरी 3 बचता। समझ में आ रही है बात? तो क्या होता, ये वाली संख्या हमारी इस फॉर्म में ना रहती तो हम इसको आंसर मारते, लेकिन इस केस में हम क्या करेंगे, अब दोनों ऑप्शन हमारे इस फॉर्म में है, तब यहाँ पे हमारी ये मेथड फेल हो जाती। तब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे मेथड नंबर 2। ये बहुत शानदार मेथड है ना, बात को समझिएगा। मेथड नंबर 2 अभाज्य संख्या को पता लगाने की बहुत शानदार मेथड है। मेथड नंबर 2, ये मेथड क्या कहती है कि जो भी हमें संख्या को पता करना, जैसे मान लीजिए हमें इन्हीं दोनों, ये 391 था ना, हमें इन्हीं दोनों को पता करना है। तो जब आपको इन दोनों को पता करना है तो इन दोनों के आसपास जो हमारी दी गई संख्या है, पहली चीज क्या करना है, जो हमारी संख्या है, ठीक है ना, संख्या के आसपास एक पूर्ण वर्ग संख्या खोजना है, एक पूर्ण वर्ग संख्या खोजना है। बात समझ आ रही है? यानी पता करना है पहली चीज कि हमारी इसके आसपास कौन सी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, फिर मैं समझाता हूँ। तो आप देखेंगे कि 193 के आसपास कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है, एक 196 है जो किसका स्क्वायर है, जो 14 का स्क्वायर है। ठीक है, 14 का स्क्वायर है। फिर अगर मैं और इसके आसपास में करूँ तो ये है 400, 400 किसका स्क्वायर है, ये 20 का स्क्वायर है। ठीक है, तो और इसके बाद अब आपको क्या करना है समझिए। अब पहला काम तो हो गया, हमने पूर्ण वर्ग संख्या इसके आसपास खोज लिया। ठीक, अब पूर्ण वर्ग संख्या के बाद ये 14 का स्क्वायर है ना, तो 14 से कम सारी संख्याओं से इसको भाग दे के देख लीजिए। सॉरी, 14 से कम जितनी भी अभाज्य संख्या हैं उनसे आप इसको भाग करके देख लीजिए। तो 14 से कम कितनी अभाज्य संख्या है, 14 से कम हमारी 13 है, 11 है, फिर क्या है, 7 है, 5 है, 3 है, 2 है। तो ये जो 193 है ना, 193 ये किसके आसपास है, ये 14 के वर्ग के आसपास है। अब 14 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या है उनसे इसको भाग दीजिए। अगर भाग चला जाता है तो मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है, और अगर भाग नहीं जाता है तो फिर ये क्या है, अभाज्य संख्या है। अगर यही अभाज्य हो गई तो इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एक ही अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, तो अगर मैं भाग दूँ इसमें तो देखिए 2 का भाग तो इसमें जाएगा नहीं, है ना भाई, 2 का भाग इसमें कहाँ जाएगा, इकाई का यूनिट 3 है। 3 का भाग जाएगा क्या, 9 1 10 3 13, 3 का भाग नहीं जाएगा, 5 का भाग नहीं जाएगा, 7 का भाग जाएगा क्या, चेक करते हैं। 7 दूनी 14, बचा कितना, 5, 5 और 3 53, और 7 फिर 53 नहीं कटेगा 7 से, तो 7 से नहीं कटेगा, 11 से कटेगा क्या, 11 से 3 और 1 कितना हो गया 4, 9 में से 4 घटाओगे तो कितना आएगा 5, तो 5 11 से नहीं कटता तो 11 से भी नहीं कटेगा। 13 से कटेगा क्या, 13 एक कम 13, बचा कितना 6, और 13 पंजे 65 होता है, 13 से भी नहीं कटेगा। मतलब ये नहीं कट रहा है किसी से, 2 से लेकर 13 तक। जब 13 तक किसी से नहीं कट रहा है मतलब यही हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है। बात समझ में आ रही है? और इसके बाद इसको आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, ये किसके आसपास है, 14 के वर्ग के आसपास है। जब ये 14 के वर्ग के आसपास है तो इसको आप सॉरी, ये 20 के वर्ग के आसपास है, तो आपको इसे 20 से छोटी सभी अभाज्य संख्या
यानी कि 13 के बाद क्या है, 17 है, फिर 19 है ना। 20 से छोटी ये भाज्य संख्या, इनसे आप काट के इसको चेक कर लीजिए। ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 7 में 35, 35 के बाद बचा कितना, 4, 7 से नहीं कटेगा, 11 से कटेगा क्या, 11 से नहीं कटेगा, ये 11 से नहीं कटेगा, 13 से कटेगा क्या, 13 तिया 39, एक बच रहा है, 13 से नहीं कटेगा, 17 से कटेगा क्या, 17 दूनी 34, बचा एक, 17 तिया 56, देखिए ये 17 से कट गया। जब ये 17 से कट गया तो मतलब ये क्या हो गई, हमारी भाज्य संख्या हो गई, ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है ना। ये बहुत बढ़िया तरीका है ना। तो इस तरीके से आप किसी भी संख्या को आसानी से पता कर सकते हैं कि ये भाज्य संख्या है या नहीं है, ठीक है। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पज़ यही था, है ना, कि मैं आपको बता सकूं कौन सी संख्या को हम पता कर सकते हैं कि भाज्य संख्या है या भाज्य संख्या, सॉरी, अभाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या नहीं, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो। तो आप मेथड 2 अप्लाई कीजिए, कोई भी संख्या हो सब पर ये काम करेगा, ये मेथड कहीं कहीं फेल हो जाती है, ठीक है। पहला काम आपको क्या करना था, संख्या के आसपास एक पूर्ण वर्ग संख्या खोजना है, पता करना है, और इसके बाद उससे छोटी, ये पूर्ण वर्ग संख्या जिसकी भी वर्ग हो उससे छोटी सारी सारी अभाज्य संख्याओं से एक एक करके उसको क्या करिए, भाग दीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। और अभी भी ना समझ में आया हो तो एक बार वीडियो को पॉज करके वापस वीडियो देखिए, आपको आई श्योर, मतलब 100% श्योर हूँ को आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। सेम वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, है ना, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप जरूर देंगे। प्रश्न 18, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। तो सेम इसी प्रकार ये भी क्वेश्चन है, इसमें अगर मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगा सेम टाइप के तो वीडियो बहुत लंबी होगी, और वैसे भी वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी है। तो इसको भी आप खुद कीजिए, पता कीजिए कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। फिर अगला प्रश्न है, प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो नॉर्मल सा लॉलीपॉप क्वेश्चन है, इसे आप कर सकते हैं। प्रथम 7 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो गई, देख लीजिए, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये यहाँ तक यही 2 + 3 + 5 + 7 + 11 फिर +13 +17, यही हो गई हमारी क्या, प्रथम 7 अभाज्य संख्या। प्रथम और 7 मतलब शुरू की 7 अभाज्य संख्या, यही हो गई, है ना। इनको आप जोड़ लीजिए, तो 17 और 13 कितना होगा, इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 30 आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पे 11, 7, 19, 19 और ऐसे जोड़ लीजिए, 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 30, 40, 5 और 2 7 हो जाएगा, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं भी। तो 30, 10 40, 40, 5 45, 45 2 47, और 47 और 11 कितना हो जाएगा, 47 11 कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। यानी प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा, 58 होगा, ठीक है। फिर प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का योग 7 से विभाजित करने पर खाली स्थान के बराबर है। अच्छा सवाल है, प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का योग आप निकाल लीजिए, ये तो 7 अभाज्य संख्याओं का था, 8 इसमें और ले लीजिए, यानी 19 जोड़ लीजिए, 58 में 19 आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 58 में 19 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 77 आएगा। बस समझ में आ रही है आपको। अब ये क्या कह रहा है, अभाज्य संख्याओं का योग 7 से विभाजित करने पर, ये जो योग आया इसको 7 से अगर आप विभाजित करेंगे तो कितना, 7 एकम 7, 7 एकम 7, यानी कट के कितना आएगा, 11 आएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सॉरी बी, है ना। तो ये कुछ 20 क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे, और इन क्वेश्चनों के माध्यम से मुझे लगता है कि आपको अब भाज्य और अभाज्य संख्या से जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सबको आप बड़े इजीली और बड़े आसान तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो प्लीज़ एक बार फिर से, अगर अभी तक आपने वीडियो को देखा हो और सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। तो ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।